केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों को जो 3 ड्राफ्ट बिल भेजे हैं उनमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित हैं। पहला, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना, और दूसरा, संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। इन विधेयकों को 16 से 18 अप्रैल को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। ये 3 विधेयक कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दें। पहला है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, दूसरा संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और तीसरा परिसीमन विधेयक 2026 है। अगर ये तीनों विधेयक पारित हो जाते हैं तो 2029 के अगले 2029 के जो आम चुनाव होंगे उसमें आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। तो वही विपक्षी दलों ने इसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश बताया है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। अब इन तीनों महत्वपूर्ण बिलों पर हम बातचीत भी करेंगे और इनका विश्लेषण भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विराग गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और संविधान मामलों के जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत विराग जी आपका हमारे शो पे। सबसे पहले तो सर तीनों पे आपसे सूक्ष्म चर्चा हम करना चाहेंगे। क्विकली, पहला जो संविधान 131वां संशोधन विधेयक है उस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए सर कि क्या है इनमें। फिर हम परिसीमन और महिला आरक्षण का भी बात करेंगे, लेकिन लोकसभा सीटों के विस्तार को लेकर जो बिल आ रहा है उसका बैकग्राउंड दीजिए सर, और क्या आसान होगी राह सरकार की। देखिए दीपक जी, जब इस विषय पे जब संसद में संविधान संशोधन 128वां पारित हुआ था पिछले लोकसभा चुनावों के पहले, तो हम लोगों ने बात की थी और मुझे ध्यान है कि इस पर हमने बोला था कि 2024 के चुनावों में शायद ही इस संविधान संशोधन का लाभ मिल सके। और इस समय कहा जा रहा था कि 2029 के चुनावों में ये शर्तियाँ तौर पर लागू हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए थे वो भी मुश्किल दिख रहा था। तो अब उसी बात को पुष्ट करने के लिए नए तरीके का संविधान संशोधन पारित किया जा रहा है। और बेसिकली इसको हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो हमारी डेमोक्रेसी जहाँ पर 75 साल का संविधान है, तो अभी हम बेसिक इश्यूज से ही गुजर रहे हैं कि हमारे पूरे देश में हर चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट नहीं है। वोटर लिस्ट के नामों पे फेरबदल सर की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें दिन भर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और लाखों करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से कभी अंदर हो रहे हैं कभी बाहर हो रहे हैं। अभी हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो डिलिमिटेशन में बदल जाएगा। हम 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख में 1 सांसदों का जो अनुपात था, तो जनसंख्या हमारी 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन सांसदों की संख्या में हम उसी आनुपातिक तरीके से बढ़ोतरी नहीं कर पाए हैं और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आज़ादी के हम 60 साल बाद संविधान के 75वें साल में और आज़ादी के लगभग 80 साल बाद हम अभी बेसिक इश्यूज से जो जूझ रहे हैं, ये चिंताजनक बात है। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए 33%। इस पे सारे राजनीतिक दल एक थे और उसके अनुसार पिछला संविधान संशोधन हुआ। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि पिछले संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि जनगणना होगी और जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके अनुसार महिलाओं की सीट को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन डिलिमिटेशन का मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड, इस पर हम अगले सवाल में आएंगे। इसलिए पिछली जनगणना के आधार पर अब महिलाओं के आरक्षण देने की बात की जा रही है, लेकिन इसमें 2 विरोध हो रहे हैं। पहली बात कही जा रही है कि जो वर्तमान संख्या है 543 सांसदों की, उसी में 33% आरक्षण क्यों नहीं दे दिया जाता, जो स्पष्ट है, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि 2029 के चुनावों में और राज्यों की विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को शर्ती आरक्षण मिल जाएगा। और दूसरी बात ये बोली जा रही है कि पार्टियाँ अपनी सीटें 33% महिलाओं को दें, जिससे कि सीटों को रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो इसमें आप, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड ही है एक तरह से, तो आप हमें बताइए कि जो प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 है वो बेसिकली महिला आरक्षण विधेयक को ताज़ा प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लागू किया जाए, यानी कि 2011 की जनगणना, यानी कि फिर 2029 में, ताकि महिला आरक्षण विधेयक लागू हो सके। यही इसी के लिए है ना सर ये?
जी, निश्चित तौर पर इसी के लिए है और इसको डिलिमिटेशन को भी अब एक नए तरीके से उसमें परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि पिछले 50 सालों से डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, तो महिला आरक्षण का विषय डिलिमिटेशन से प्रभावित नहीं हो और जो सीटों की बढ़ोतरी है वो इनडायरेक्टली महिला आरक्षण की सीटों के साथ उसकी बढ़ोतरी की जा रही है। हाँ, और तो अब यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अच्छा सर, इसमें ब्रॉडर जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि कोई भी पार्टी, ये तो हर पार्टी के एजेंडे में रहा है महिलाओं को 33% आरक्षण का, तो इसमें ज्यादातर पार्टियां सहमति में ही हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज पर जो असहमति है या जिस पर थोड़ा घमासान होगा वो होगा कि आप इन दो बड़े राज्यों के चुनाव से ठीक पहले या उसके बीच में लाने पर सवाल उठाए जाएंगे। सर, इसी बात पर टसल होगी, बाकी एक्सेप्टेंस तो ब्रॉडर लेवल पे है ना? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर एक्सेप्टेंस है। देखिए, अगर दीपक जी, क्या होता है, बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सामने हमको अच्छी तस्वीर दिख रही है, उस तस्वीर के पीछे छिपे हुए 3 विद्रूपताओं को देखने की कोशिश करें। उन 3 जो हमारी जो राजनीतिक जो लाभ हानि नुकसान के जो सियासत हो रही है, कानून के पीछे की सियासत को समझने से ये पूरा गतिरोध समझ में आ जाएगा। पहली सियासत है वो है डिलिमिटेशन की, जिसमें कि दक्षिण भारत के राज्यों को प्राथमिक तौर पर नुकसान होगा क्योंकि वहाँ पर गवर्नेंस अच्छी रही, जनसंख्या नियंत्रण का हुआ, तो वहाँ पर सीटें कम हो जाएंगी। तो ये उनको लग रहा है कि हमारा संसद में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, तो हमें पुरस्कार की बजाय दंड क्यों मिल रहा है, ये पहला संकट है। इसलिए डिलिमिटेशन को आबादी के अनुसार करने के बजाय दूसरे तरीकों से किया जाए, लेकिन उन दूसरे तरीकों से करने पर भी वैज्ञानिक कोई सहमति नहीं हो पाई है। ये पहला संकट है जो क्षेत्रीय आधार पर उत्तर और दक्षिण भारत का है। दूसरा संकट है जातीय संकट, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो जनगणना के दूसरे और तीसरे चरण में जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के अनुसार SC ST के आरक्षण का निर्धारण हो, रोहिणी कमीशन के अनुसार जातियों का निर्धारण हो और फिर OBC को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, तो दूसरी पॉलिटिक्स ये जातीय जनगणना की है और उसमें कि OBC को भी आरक्षण मिले, दूसरी बात है जी। अच्छा, तो तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि महिलाओं के आरक्षण के भीतर बाकी वर्गों को आरक्षण मिले या ओवरऑल आरक्षण मिले, आरक्षण का स्वरूप किस तरीके से हो, और देश जो सबसे बड़ी बात है कि देश में एक व्यक्ति को बराबर का मतदान का अधिकार है। तो अगर दक्षिण भारत में 100 लोगों, अगर हम अभी 10 लाख लोगों में था और आगे चल करके अगर दक्षिण भारत के 12 लाख लोगों में एक लोकसभा सीट है और उत्तर भारत में अगर 10 लाख लोगों में एक लोकसभा सीट हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं से प्रति व्यक्ति प्रति मतदान का अधिकार का उल्लंघन होगा। मैं आपसे चीजों पर एक प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही है। सॉरी, मैं आपसे इसी चीज पे पूछ रहा था विराग जी, सॉरी मैंने टोक रहा हूँ आपको, मैं इसी चीज पे पूछ रहा था क्योंकि दर्शकों को थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने के लिए जो विपक्ष की जो दावा है ना सर, उसका जरा मुझे बताइए। जो विपक्ष का दावा है कि नॉर्थ साउथ गैप हो जाएगा, और मैं स्टालिन के इंटरव्यूज भी पढ़ रहा हूँ, वहाँ की खबरें भी लगातार आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल डिलिमिटेशन से तमिलनाडु, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु वर्सेस उत्तर प्रदेश का गैप बढ़ जाएगा। और वो इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि इन्हीं सब चिंताओं की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलेंस बनाए रखने के लिए डिलिमिटेशन को फ्रीज किया था उस दौर में। तो ये जो तर्क लेकर विपक्ष आ रहा है, इसमें कितना दम है सर? डिलिमिटेशन को 2 बार बड़े पैमाने पर फ्रीज किया गया, एक बार 1976 में, एक बार 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्होंने बोला कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं किया जाएगा। तो डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या आकार होगा। आकार का मतलब भौगोलिक कितना क्षेत्र होगा और उसमें जनसंख्या कितनी होगी। हो सकता है भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो लेकिन जनसंख्या वहाँ पर कम हो, और भौगोलिक क्षेत्र छोटा हो जनसंख्या ज़्यादा हो। अब दिक्कत क्या हो गई है कि सन 1971 के आधार पर अभी हमारे यहाँ पर 543 सीटें हैं। उस समय मोटे तौर पर हर 10 लाख में एक लोकसभा सांसद था, लेकिन अब आबादी हमारी 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन वो 3 गुना आबादी मोटे तौर पर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में ज़्यादा बढ़ी है। तो वहाँ पर लोकसभा की सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी अगर 2026 की जनगणना के अनुसार डिलिमिटेशन हुआ। और डिलिमिटेशन होने के लिए नवीनतम जनगणना का आंकड़ा लेना जरूरी है।
तो अब 2011 की जनगणना के आधार पर होगा तो उत्तर भारत के राज्यों को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत के राज्य नुकसान पर रहेंगे क्योंकि वहां पर जनगणना उतनी ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही। तो उनका ये कहना है कि जैसे कि हम अगर एक सिर्फ बीपीएल कैटेगरी को सारी सुविधाएं दें तो लोग तरक्की करना क्यों चाहेंगे। तो उनका कहना है कि हमने जनगणना के मोर्चे पर अच्छा काम किया, गवर्नेंस के मोर्चे पर अच्छा काम किया, इसके दंड स्वरूप हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। तो डिलिमिटेशन का हम स्वरूप कैसे बनाएं, इस वजह से पूरा विवाद हो रहा है उत्तर और दक्षिण का। और उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या रखें, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो आरक्षण ओरिजिनली दिया गया था 10 साल के लिए, महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है 15 साल के लिए। लेकिन जो बात 10 साल से आरक्षण के दायरे में आने पर हो रही है, क्या 15 साल में खत्म हो जाएगी? क्योंकि एक बार जो भी आरक्षण का प्रावधान आता है उसको खत्म करना मुश्किल होता है। ओके सर। तो हमारे संविधान में जी मैं धर्म, जाति, लिंग, हर आधार पर, क्षेत्र के आधार पर विरोध भेद नहीं हो सकता है, लेकिन उसी आधार पर भेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अब मुझे फाइनली सर संक्षेप में ये बताइए, क्योंकि अगर दक्षिण भारत के राज्यों को इस बदलाव को संघवाद के मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संघवाद का, उस पर अगर हमला मान रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि ये पूरा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सर? इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, डिलिमिटेशन के मामले में एक संविधान में प्रावधान है जिसके अनुसार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस मसले पे प्राथमिक तौर पर जो बात 2029 में आपको करनी है, उसके लिए चुनावों के बीच में संसद का अधिवेशन बुलाने की क्या आवश्यकता थी? और जब पूर्ण मेजॉरिटी थी उस समय 2023 में आपने प्रावधान क्यों नहीं किए? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 368(2)(d) के तहत राज्यों का रिप्रेजेंटेशन एक निर्धारित होगा, तो इसमें राज्यों के साथ परामर्श होने के साथ आधी से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन जरूरी है। तो संघीय व्यवस्था से जुड़े मसले पर आनन फानन में इस तरीके का संविधान संशोधन पारित करना और डिलिमिटेशन के बारे में एक पुरानी प्रक्रिया को बदलना, मुझे लग रहा है कि ये उचित नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर इसमें अगर विपक्ष के सहयोग के बिना तो पारित होना मुश्किल ही है, लेकिन तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, जातीय जनगणना, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण। और इन तीनों मुद्दों पर न सिर्फ विपक्ष के साथ बल्कि राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद ही कोई विधेयक अगर पारित हो तो वो डेमोक्रेसी के साथ साथ हमारी चुनावी प्रणाली के लिए अच्छा रहेगा। ऑल राइट सर, तो मुझे लगता है कि इसमें चैलेंजेस काफ़ी आएंगे और उन चैलेंजेस की डिटेल सर ने अभी बताई हैं। देखते हैं अब ये स्पेशल सत्र जो है ये कितना स्पेशल होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी या हंगामा या फिर बातचीत, क्योंकि सरकार तो कह रही है हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मजबूत कर रहे हैं, महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं, इसलिए हम ये लेकर आ रहे हैं। और विपक्ष का फेडरलिज्म को लेकर है, संघवाद को बचाना और ये सुनिश्चित करना कि जनसंख्या नियंत्रण करने वालों राज्यों को सजा ना भुगतनी पड़े, उसकी जिन राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया उसको उनकी सजा ना मिले, ये उनका तर्क है। अब देखते हैं आगे इस पे क्या होगा। धन्यवाद विराग जी, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच इस विश्लेषण के लिए।